हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7। टॉपिक हमारा है आवर चेंजिंग अर्थ, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है व्हाई डू द प्लेट्स मूव। ठीक है, प्लेट्स क्यों मूव करती है, किन प्लेट्स की बात यहाँ पर हो रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, तो वो मूव क्यों कर रही होती हैं। ठीक, तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा होता है, वो मैग्मा क्या करता है, वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा होता है। और ये मूवमेंट जो होती है मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा की जो मूवमेंट होती है, इसी वजह से वो प्लेट्स जो हैं वो मूव कर रही होती हैं। ठीक, अब ये जो मूवमेंट होती है इतनी स्लो होती है कि ये हमें मालूम नहीं देती। ये मूवमेंट होती है पर ईच ईयर, इन ईच ईयर ये कुछ मिलीमीटर तक ही होती है। सोचिए, सेंटीमीटर भी नहीं, कुछ मिलीमीटर तक ही होती है। अब देखिए, जैसे कि मॉल्टन मैग्मा जो है वो क्या है, और वो मॉल्टन कंडीशन, उसकी जो कंडीशन है वो क्या है, वो मेल्टेड है। तो उस टाइम में क्या होता है, वो मूव कर रहा होता है सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में वो मैग्मा क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, मतलब अर्थ के अंदर वो मूव कर रहा है, उस वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो मूव करती हैं। ठीक है, वो रोटेट हो रहा होता है, इसी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, मूव कर रही होती है, और मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है। ठीक, the molten magma inside the earth rotates in a circular form due to the motion of the molten magma inside the earth. The plates keep moving. ठीक है, this speed is too slow, just a few millimeters ईच ईयर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि मॉल्टन मैग्मा जो होता है वो मॉल्टन कंडीशन, उसकी जो कंडीशन है वो क्या है, मॉल्टन है, वो मेल्टेड है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा होता है, उस वजह से वो, मतलब वो मेल्टेड है तो वो क्या सर्कुलर फॉर्म में वो क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो मूव करती हैं। अब अगर इसे समझना चाहे तो एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बुक में है, क्या है आपकी बुक में, एक एग्जाम्पल है कि आप एक बीकर लीजिए, उसमें कुछ बॉल्स डाल दीजिए, रंगीन बॉल्स पेपर्स की। जब वो बॉयल करिए, बॉयल जब होगा तो बॉल्स क्या होंगी, वो ऊपर आएंगी। ठीक है, बॉल्स क्या होंगी, ऊपर आएंगी, और एक लेयर भी कलर की जो होगी वो आ जाएगी। वो बॉल्स जो है वो ऊपर आएंगी क्योंकि जब वो बॉयल हो रहा है, और जो बॉयल है ना बंद हो जाएगा, जब आप उसे बंद कर दो, जो हो कर दोगे वो ठंडा हो जाएगा, तो क्या होगा, वो बॉल्स जो है वो नीचे हो जाएंगी। ठीक वही कंडीशन यहाँ मैग्मा के साथ होती है कि मैग्मा जब गर्म है तो क्या कर रहा है, वो अब मूव भी हो रहा है। ठीक है, जब वो ठंडा हो जाएगा तब वो अब एक जगह पे बैठ जाएगा नीचे। सेम यही चीज़ यहाँ पर है कि मैग्मा जो है वो अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, मॉल्टन मैग्मा होता है, तो वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, जब वो ठंडा हो जाता है तो बैठ जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्स बताना है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, एक्सोजेनिक समझ में आ रहा है कि बाहर से लगने वाला बल होगा, एंडोजेनिक समझ में आ रहा है कि अंदर से लगने वाला बल होगा। ठीक है, तो हमारी अर्थ के सरफेस पे ऊपर से कुछ फोर्स लगता है, उसे हम कहते हैं एक्सोजेनिक, जिसकी वजह से कुछ हम देखते हैं चेंजेस भी होते हैं। वो ऐसे जो फोर्स हैं वो कौन से होंगे, जैसे कि विंड है, वाटर है, सी वेव्स है, इस टाइप के जो फोर्स हैं वो हमारे आते हैं एक्सोजेनिक वेव फोर्स में। और एंडोजेनिक फोर्स, जो चीज़ हमारी सरफेस के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जो हमारी सरफेस के अंदर होते हैं, कोई बल होता है, कोई फोर्स होता है जो हमारी सरफेस के अंदर से होता है, वो कहलाता है एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, तो एंडोजेनिक फोर्स में कौन आता है, जैसे हमारा अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक उठता है तो समझ में आता है ना कि वो अर्थ के अंदर से आ रहा है, या फिर कह सकते हैं वॉल्केनो, वो अंदर से आ रहा होता है। तो ये क्या हो गए, ये एग्जाम्पल हो गए हमारे एंडोजेनिक फोर्स के। ठीक है, एक्सोजेनिक के जो बाहर से फोर्स लग रहे होते हैं, जैसे विंड है, सी वेव्स है, रिवर्स है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई एक्सोजेनिक
फोर्स, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्स, द फोर्स दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक। नेक्स्ट हमारा है एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है? द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर, आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्स, जो कि अर्थ के अंदर से काम कर रहा है, जैसे कि हमारा वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इस टाइप की चीज़ें हमारी हो गई, वो क्या हो है, अर्थ के अंदर से फोर्स डाल रही हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन से हैं और एंडोजेनिक फोर्सेस कौन से हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज इरोजन। इरोजन क्या है? अगर हम इरोजन की बात करें तो पहले तो जान लें इरोजन जो है वो वाटर के द्वारा हो सकता है, विंड के द्वारा हो सकता है, स्नो के द्वारा हो सकता है। मीन्स कि जो हमारी अर्थ सरफेस पे जो नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, नेचुरल जैसे विंड, वाटर, स्नो, ये हैं, इनकी वजह से कोई टूट फूट होती है, कोई चेंजेस होते हैं अर्थ सरफेस पे, कुछ लैंडस्केप्स जो है अलग अलग तरह के बनते हैं, उसे हम कहते हैं इरोजन, ठीक है। अगर सिंपल समझना चाहें तो कुछ नेचुरल चीज़ें जिससे वाटर, विंड, स्नो ये हैं, इनकी वजह से होने वाली टूट फूट जो है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इरोजन। तो अगर ये हम देखें वाटर, ठीक है, जो हमारी रिवर्स वगैरह होती हैं उनके किनारे कैसे होते हैं, कटे फटे होते हैं, वो किसकी वजह से, इन्हीं इरोजन की वजह से। लहरें आती हैं जाती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, कई बार आती जाती हैं, किनारे जो होते हैं कटे फटे होते हैं, उनके शेप्स देखेंगे हर जगह के अलग अलग होती हैं, जहाँ की जैसी लहरें होती हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग से होते हैं। विंड से अगर हम देखें तो जैसे अभी आगे आपने चैप्टर में पहले देखा होगा या फिर आगे भी अभी हम देखेंगे, क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो कुछ मशरूम शेप का लैंडस्केप बनता है। वो क्या है, वो ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। ज़्यादातर क्या, डेजर्ट एरिया में, जैसे जो बालू वाली जगहें होती हैं, सैंड वाली जगहें होती हैं, वहाँ पर विंड के द्वारा किस तरह से हो रहा है, ये इरोजन विंड से हो रहा है। हवाओं से क्या हो रहा है कि ऊपर का पोर्शन देखिए वो बचा हुआ है और नीचे का पोर्शन हम देख रहे हैं वो क्या हो गया, वो गायब हो गया। वो कैसे हो गया, ये शेप जो इस तरह बहुत आपको अलग अलग डिज़ाइन के दिख जाएंगे वो, तो ये जो शेप अलग अलग डिज़ाइन के आपको दिखेंगे तो वो कैसे बने होते हैं, वो इन्हीं विंड के द्वारा, कि ये नीचे के पोर्शन को ले जाती है विंड और ऊपर का पोर्शन रह गया, ठीक है, तो उस वजह से हमको ये मशरूम शेप दिखाई देता है। तो ये किस वजह से, ये विंड इरोजन है। इसी तरह वाटर इरोजन का मैंने बता दिया। इसी तरह स्नो इरोजन होता है कि स्नो जो होती है उसकी वजह से जो आसपास के माउंटेन्स होते हैं, सॉइल होती है उधर, तो वो क्या, उसे वो अपने साथ काटती छाटती लेती जाती है, तो ये इरोजन है, ठीक है। ये जो इन नेचुरल चीज़ों की वजह से जो भी टूट फूट हो रही, चेंजेस हो रहे हैं, ये क्या है, यही है इरोजन, ठीक है। तो द इरोजन caused by various factors like water, wind and snow on the landscape is called erosion, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है how are flood plains formed, ठीक है। फ्लड प्लेन्स फॉर्म कैसे बनते हैं, मतलब बाढ़ से बने हुए मैदान जो हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है, वो वाले प्लेन्स कैसे बनते हैं। तो अगर हम देखें तो जब बाढ़ आती है कहीं पे भी, ठीक है, फ्लड कहीं पे भी आती है, तो क्या होता है, पहले तो जो नदियाँ होती हैं वो अपने रास्ते चल रही होती हैं, ओवरफ्लो होती हैं, तो पानी जो है वो क्या होता है, आसपास के एरियाज़ में आ जाता है। अब वो उस टाइम तो आसपास के एरिया में फैल गया और अपने साथ ही बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह लाती हैं, बहुत सारी मिट्टियाँ लाती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो चीज़ें लेकर तो बाढ़ आ गई। जब फ्लड प्लेन हुआ आसपास के एरिया में, वो क्या हुई, वो फैल गई, और जब वो वापस जाने लगती है तो पानी तो वापस चला जाता है, लेकिन जो उसके साथ लाई हुई सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी होती है, और भी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो वहीं पर रह जाती हैं, जिससे कि जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, और इसी तरह से फ्लड प्लेन्स का निर्माण होता है, इसी तरह से फ्लड प्लेन्स बनते हैं। जैसे अगर हम देखें, मान लीजिए ये कोई रिवर है, अगर बाढ़ आई तो ये ओवरफ्लो हो गई, इसका पानी क्या है, इसका पानी बाहर आ गया। अब ये बाहर आ गया, जब पानी जो है वो चला जाएगा तो इसके साथ आई हुई जो चिकनी मिट्टी वगैरह है वो क्या होगी, वो चीज़ें तो यहीं पे रह जाएंगी, तो इसकी वजह से
जो ये फील्ड का जो प्लेन्स जो बन रहे हैं उसे हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। तो इसकी वजह से ये फ्लड प्लेन्स जो हैं वो बनते हैं। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। ठीक है, नेबरिंग एरियाज में क्या होता है, पानी जो होता है वो ओवरफ्लो जब हो जाता है तो चला जाता है। एज इट फ्लड्स इज डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल, तो कॉल्ड सेडिमेंट्स। ठीक है, अदर मटेरियल्स जो सॉइल है और साथ में ही अदर मटेरियल जिसे कि सेडिमेंट्स कहते हैं, वो सब क्या होता है कि इन जगहों पे जो इसके तट होते हैं वहाँ पर जमा हो जाता है। और जब पानी पानी तो बाद में चला जाता है, बट ये जो सेडिमेंट्स हैं वो वहीं पर रह जाते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन का निर्माण होता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या है? तो सैंड ड्यून्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी हमने इसी में 3rd क्वेश्चन में देखा था, इरोजन, वाटर द्वारा, विंड द्वारा, एयर द्वारा इरोजन होते हुए देखा। तो वाटर द्वारा जो इरोजन हो रहा था तो मशरूम लाइक शेप जो बनता है वो क्या था, वो वाटर की, वो विंड की ही वजह से तो बन रहा था। वो मान लीजिए कोई ऐसा शेप रहा हो, ठीक है, कोई ऐसा टीला रहा हो बालू का। अब उसके बाद क्या हो रहा है, नीचे का पोर्शन तो बचा, ये ऊपर का पोर्शन तो बचा है, बट ये बीच से पोर्शन, नीचे का पोर्शन विंड क्या कर रही थी, ले जा रही थी, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर हमें ऐसा मिल रहा था वो स्ट्रक्चर हमें बाद में यूं मिलता है। ठीक है, मशरूम शेप में मिलता है। वो किस वजह से, क्योंकि विंड क्या है उसे काट काट कर ले जा रही थी, विंड उसे इरोड कर रही थी। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि विंड जब चलती है तो अपने साथ क्या करी, विंड अपने साथ बहुत सारी सैंड जो है वो लेते हुए जाती है और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। जब ये विंड जो है वो ब्लो होना बंद होती है तो उन जगहों पर ये सैंड जो है वो गिर जाती हैं। ठीक है, या कह सकते हैं विंड जो है वो गिरा देती है जब वो ब्लो होना बंद हो जाती है। तो ये इकट्ठा हो जाते हैं और हिल लाइक स्ट्रक्चर इससे बनता है जिसे कहते हैं सैंड ड्यून्स। ठीक है, यानी कि बालू का टीला। विंड क्या करती है, एक जगह से सैंड को अपने साथ उड़ाकर ले आती है दूसरी जगह पे और वहाँ गिराती जाती है, जिसकी वजह से वो इकट्ठा होते हैं और हिल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कि सैंड ड्यून्स कहा जाता है। व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, when it stops blowing the sand falls and gets deposited in low hill like structure. These are called sand dunes. तो ठीक है, आपको समझ में आ गया sand dunes किसे कहते हैं। विंड अपने साथ सैंड को ले आई, दूसरी जगह पे गिरा दी और वो इकट्ठा होता जाता है, डिपॉजिट होते जाते हैं, जिसकी वजह से कोई स्ट्रक्चर बनता है, हिल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिससे कि सैंड ड्यून्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6th क्वेश्चन। हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड। बीचेस जो हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक, तो जो सी वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत तेज़ी से आती हैं। ठीक है, अपने साथ बहुत सारा डिपॉजिट लाती हैं। तो जैसा कि अभी हमने फ्लड प्लेन्स के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे बनते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी सी वेव्स अपने साथ आ रही हैं, बहुत सारा डिपॉजिट ला रही हैं, वो वहाँ पर किनारों पर इकट्ठा हो जाता है और वो वेव्स जो हैं वो वापस चली जाती हैं। तो उन्हीं के इकट्ठा होने से, जो डिपॉजिट्स हैं उनके इकट्ठा होने की वजह से ही बीचेस जो हैं वो बनते हैं। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स। ठीक है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। तो उसके किनारों पर क्या होता है, वो इकट्ठा होते जाते हैं सेडिमेंट्स और उसी से बीचेस का निर्माण होता है, उसी से बीचेस जो है वो बनते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सबो लेक किसे कहते हैं, जब हमें ये समझना है तो पहले हम ये जानेंगे, जब वाटर जो है, जब रिवर जो है वो प्लेन्स में आती है। ठीक है, जब रिवर क्या होती है, प्लेन्स में आती है तो कैसे आती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स बनाते हुए आती है। ठीक है, प्लेन्स में कैसे आती है, ट्विस्ट एंड टर्न बनाते हुए आती है। तो उसमें क्या होता है, गहरे जो मोड़ पड़े हुए होते हैं उसे कहते हैं मेंडर्स। ठीक, तो ये आ रही है, फ्लड जो है वो प्लेन में आ रहा है। ठीक है, रिवर जो है वो प्लेन की तरफ आ रही है और वो कैसे आ रही है, जिगजैग टाइप से ट्विस्ट एंड टर्न होते हुए आ रही है और जो गहरे मोड़ पड़े हैं उसे हम कहते हैं मिएंडर्स। ठीक, अब क्या होता है कि
कुछ सेडिमेंट्स वगैरह भी आते हैं, वो सेडिमेंट्स कहीं पे इकट्ठा होते जाते हैं, ठीक, वो सेडिमेंट्स कहीं इकट्ठा होते हैं जहाँ पर जैसे ज़्यादा इकट्ठा हो गए, तो ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स बने हुए हैं, जो ये मिएंडर्स हैं, जो गहरे मोड़ हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मिएंडर्स कहते हैं। अब ये मिएंडर्स पे क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये मिएंडर्स हमारे बने हुए, यहाँ पर मान लीजिए क्या हुआ, कुछ सेडिमेंट्स जो हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, कुछ डिपॉजिट जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये रास्ता तो ब्लॉक हो गया। अब रिवर जो है, रिवर तो अपना इसी तरीके से चलेगी, ठीक है, रिवर क्या होगी, रिवर इसी तरीके से चलेगी, बट एक पोर्शन उसका जो है वो क्या हुआ, अलग हो गया, उसमें भी पानी है, तो वही जो पोर्शन उसका अलग हुआ, मिएंडर जो है वो कट गए। मिएंडर्स क्या है, यहाँ पर मिएंडर क्या है, वो रिवर से कट गया, तो जो पोर्शन कट गया उसी को हम कहते हैं ऑक्स बो लेक, क्योंकि उसमें वाटर तो है ही, तो वो क्या बनाता है, ऑक्स बो लेक बनाता है, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ऑक्स बो लेक। ओके, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन्स इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज ब्लेंड्स नोन एज मिएंडर्स, ठीक है, लार्ज ब्लेंड्स जो है उसे मिएंडर्स के नाम से जानते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर्स लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक, इसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं, या गोखुर झील, चाप झील, ये इसी के नाम है, ठीक है। तो जो मिएंडर्स हैं जब वो कट जाते हैं रिवर से, जैसे कि मान लीजिए कोई रिवर है, कहीं पे पानी जो है वो फ्लो हो रहा है, आप क्या करोगे, एक ट्रॉली लोगे, वहाँ पर मिट्टी डाल दिया आपने, तो बीच में कहीं आपने मिट्टी डाल दिया, अब वो क्या है, वो फ्लो जो है अपनी तरफ से जा रहा है, लेकिन बीच का एक पोर्शन अगर वहाँ पर मिट्टी पड़ गई तो वो पोर्शन क्या है, उस जो वाटर पूरा फ्लो हो रहा है वहाँ से क्या होगा, वो एक पोर्शन जो है वो कट गया, बट उसमें पानी तो भरा ही है, तो वही बनता है हमारा, उसी तरीके से है, ये रिवर से बन रहा है, तो उसी को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है टेक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पर टिक करना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स, ठीक है, सी वेव्स का इरोजनल फीचर कौन सा नहीं है। ए है क्लिफ, बी बीच, सी है हमारा सी केव, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सी वेव्स का इरोजनल फीचर नहीं है, ध्यान रखिए क्या है यहाँ पर कि इरोजनल फीचर नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर सी केव एंड क्लिफ जो था वो हमने एक ही जगह पे देखा था, वो क्या था कि जब समुद्री लहरें, जैसे कोई चट्टान है उसी में, तो समुद्री लहरें सी वेव्स जो है जब आती हैं उस पर बार बार चोट करती हैं तो सी केव बन जाता है, फिर उसके बराबर चोट करते करते क्या होता है, ये केव जो है वो जो सी वेव्स आती हैं लगातार इस पे पड़ती हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये ऊपर का भाग जो है, आर्च जो है वो भी क्या होता है, वो पूरा वो भी टूट जाता है, और ये एक जो स्टोन टाइप में वो क्या होगा, वो इससे अलग हो जाएगा। जब ये देखिए ये है, ये पोर्शन अगर टूट गया, ठीक, ये एक अलग पोर्शन बन गया, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये पार्ट जो हमारा होता है ये क्या कहलाता है, ये स्टैक कहलाता है। ये पार्ट जो ये हमारा ऐसा बन गया, ये हो गया हमारा क्या, क्लिफ बन गया। तो ये दोनों क्या है, ये ये सी वेव्स इरोजन का एग्जाम्पल है, ठीक है, हमारा क्लिफ एंड सी केव, ये दोनों क्या है, सी वेव के इरोजन का ही एग्जाम्पल है, फीचर है। और बीच क्या है, जब सी वेव्स जो है आती हैं अपने साथ डिपॉजिट लाती हैं, उसको किनारों पर जमा करती जाती हैं, उसे हम कहते हैं बीच, उससे बीच का निर्माण होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं बीच। तो ये क्या है, ये डिपॉजिट का एग्जाम्पल हो गया, और ये क्लिफ एंड सी केव जो है हमारा इरोजन का है। तो यहाँ पर क्या है, इरोजनल फीचर कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, बीच, ठीक। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में है द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज, ठीक है, ग्लेशियर का डिपोजिशनल फीचर कौन सा होगा, फ्लड प्लेन, बीच एंड मोरेन, ठीक। यहाँ पर क्या है, ग्लेशियर का डिपोजिशनल फीचर पूछ रहा है, तो फ्लड प्लेन्स क्या हैं, फ्लड प्लेन्स जब कहीं पे फ्लड आती है, ओवरफ्लो होता है, उसके साथ डिपॉजिट्स आते हैं, फिर फ्लड चली जाती है, तो वो डिपॉजिट जो है वो वहाँ जमा हो गए, वो फ्लड प्लेन्स बन गए, ठीक है, वहाँ पर हमने देखा बाढ़ के मैदान उस तरह से बन गए। आगे बीच क्या है, सी वेव साई और
डिपॉजिट अपने साथ लाई, इकट्ठा करी, उससे बीच बन गए। एंड मोरेन जो है, मोरेन जो ग्लेशियर्स हैं, वो जो स्नो रिवर जो है जब वो बहती है तो आसपास जो चट्टानें होती है उन्हें वो काटती जाती है, या मिट्टी जो है उसे अपने साथ ले जाती है। जैसा कि हम रिवर के साथ भी देखते हैं कि रिवर क्या आती है, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स ले जाती है, कहीं पे डिपॉजिट कर देती है। तो जब हम देखते हैं स्नो जो होती है, स्नो रिवर जो होती है अपने साथ ले जाती है डिपॉजिट्स, उन्हें इकट्ठा करती है, उससे कहते हैं हम मोरेन। ठीक है, तो लास्ट जो राइट आंसर हमारा इसमें होगा, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज मोरेन। ठीक है, ग्लेशियर का डिपोजिशनल फीचर जो होता है उसे क्या कहते हैं, मोरेन। सी वेव्स का क्या हो गया, बीच हो गया। ठीक, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ का सडन मूवमेंट कौन सा है, वॉल्केनो, फोल्डिंग एंड फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या है, वो धीरे धीरे होता है। फोल्डिंग क्या है, वो भी धीरे धीरे होता है। वॉल्केनो क्या है, वो अचानक से होता है। उसकी जो प्रोसेस है वो अर्थ के अंदर वो ज़रूर धीरे धीरे चलता है, बट जो वॉल्केनो जब फटता है, वॉल्केनो जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, वो अचानक से होता है। ठीक है, तो सडन मूवमेंट अर्थ का कौन सा है, वो है ऑप्शन ए, वॉल्केनो। नेक्स्ट हम देखते हैं, मशरूम रॉक आर फाउंड इन। मशरूम रॉक कहाँ पर पाई जाती हैं, तो मशरूम रॉक्स किसकी होती हैं, पहले हम ये समझ लेंगे। तो डेजर्ट, रिवर वैलीज एंड ग्लेशियर्स। तो मशरूम रॉक्स का किससे कनेक्शन है, अगर हम देखें तो वो कैसे बनती है, हमने अभी बात की पहले कि सैंड्स होती हैं, वो उन विंड के द्वारा उनका इरोजन होता है, तो नाम से समझ में आ जाएगा, तो यानी कि डेजर्ट में। ठीक है, सैंड है तो डेजर्ट में। ओके, मशरूम रॉक्स कहाँ पर पाई जाती हैं, डेजर्ट्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, ऑक्सबो लेक आर फाउंड इन। ऑक्सबो लेक कहाँ पर पाई जाती हैं, ग्लेशियर्स में, रिवर्स वैली में एंड डेजर्ट में। तो हमने पढ़ा है इसका रिलेशन किससे था, रिवर्स से था। ऑक्सबो रिवर्स आती हैं अपने साथ और वो ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली पोजीशन में चलती हैं। ठीक है, इस तरीके से वो चलती हैं और क्या बनाती हैं, मिएंडर्स बनाती हैं। और वो मिएंडर्स क्या है, मिएंडर्स जो रिवर से जब कट जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्सबो लेक बनाते हैं। तो ऑक्सबो लेक आर फाउंड इन रिवर वैलीज। तो रिवर वैलीज में पाई जाती हैं ऑक्सबो लेक। आई होप कि आपको समझ में आ गया कौन सा करेक्ट आंसर है और क्यों। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, मैच द फॉलोइंग। मैच कराना है, किससे किसका मैच है ये देखते हैं। वन साइड हमारा है ग्लेशियर, मिएंडर्स, बीच, सैंड ड्यून्स, वाटरफॉल, अर्थक्वेक। अदर साइड पे सी शोर, मशरूम रॉक, रिवर ऑफ आइस, रिवर्स, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, सी क्लिफ, हार्ड ब्रेड रॉक एंड डेजर्ट। तो दोनों साइड पढ़ने के बाद क्या कुछ चीज़ें हमारे माइंड में मैच हो गई होंगी कि किससे किसका मैच है। ठीक है, जो नहीं है वो हम देख लेंगे। यहाँ पर हमें अदर साइड पे क्या है कि ज़्यादा ऑप्शन दिख रहे हैं, बट उसका ये मतलब नहीं कि किसी एक को हम 2 से मैच करा सकते हैं। ठीक है, एक से ही मैच रहेगा, जो बचेगा उसे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो गया ग्लेशियर। ग्लेशियर का मैच किससे है, रिवर ऑफ आइस। अभी हमने बात की थी उस पर कि मोरेन, बात किया था हमने कि रिवर्स जो है, आइस की रिवर जो है वो जब बह रही होती है तो सेडिमेंट्स वगैरह वो अपने साथ ले जाती है, इकट्ठा करती है, जिससे कि मोरेन स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। तो ग्लेशियर हमारा हो गया रिवर ऑफ आइस। ठीक, मिएंडर्स, मिएंडर्स क्या थे, इस पे भी हमने बात की। तो जो रिवर जो थी हमारी रिवर वैली, तो वो क्या है, जब वो प्लेन्स की तरफ आती है तो वो जिगजैग टाइप से या फिर कहते हैं टर्न एंड ट्विस्ट रूप में वो आगे बढ़ती है और उसके जो गहरे मोड़ हैं जो कि क्या करते हैं, मिएंडर्स बनाते हैं। ठीक, तो मिएंडर्स का मैच हम किससे कराएंगे, रिवर से। क्यों, क्योंकि ये रिवर वैली उसी से बनते हैं ना मिएंडर्स। ठीक है, रिवर से मिएंडर्स हमारे बनते हैं। बीच, बीच क्या था, बीच हमारा सी शोर। ठीक है, इसे मैच कराएंगे हम ए से। सी शोर, बीच क्या थे, जो हमारी सी वेव्स जो होती हैं जब डिपॉजिट्स लाती हैं, इकट्ठा करती हैं, उससे हमारे बीच बनते हैं, यानी कि जो समुद्री किनारे हैं। ठीक है, तो सी शोर, बीच का मैच हमारा सी शोर से। ठीक, सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स क्या है, उसका मैच किससे है, सैंड ड्यून्स कहाँ बनते हैं, वो हमारे बनते हैं डेजर्ट में। ठीक, तो सैंड ड्यून्स का मैच किससे है, डेजर्ट से है। नेक्स्ट है वाटरफॉल। वाटरफॉल जब रिवर्स जो है जब वो आती हैं रिवर्स और बहुत तेजी से, मतलब बिल्कुल खड़े ढाल, स्टीप स्लोप जो होते हैं वहां से गिरती हैं। ठीक है, या फिर कठोर चट्टानें जो हैं वहां पे गिरती हैं, या स्टीप स्लोप जो है वहां से गिरती हैं, तो क्या बनाती हैं,
हमारा वाटरफॉल। तो वाटरफॉल को किससे हम मैच कराएंगे? वाटरफॉल का मैच है हमारा हार्ड बेड रॉक। क्यों? क्योंकि जो रिवर्स होती हैं हार्ड बेड रॉक्स पे गिरती हैं, स्टीप स्लोप होते हैं हार्ड बेड रॉक्स पे, रिवर्स जो है वो गिरती है, क्या बनता है? वाटरफॉल बनता है। तो वाटरफॉल का मैच किससे है? हमारा हार्ड बेड रॉक। नेक्स्ट हमारा है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मैच किससे होगा? इसमें वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। अर्थक्वेक में वाइब्रेशन ऑफ अर्थ होता है, तो अर्थक्वेक का मैच है हमारा वाइब्रेशन ऑफ अर्थ से। अब हमारा इसमें बचा क्या? सी क्लिफ बचा एंड मशरूम रॉक बचा। तो ये जो है इन्हें हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किससे किसका मैच है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है गिव रीजंस। रीजंस आपको देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा है सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ अ मशरूम। कुछ रॉक्स जो होती हैं वो मशरूम का शेप होता है उनका, ठीक है। क्यों होता है आपको रीजन बताना है, ठीक। तो हम डेजर्ट में देखते हैं मशरूम रॉक्स जो होती हैं वो हमें कहाँ मिलती हैं? डेजर्ट में मिलती हैं। क्यों? जो सैंड होती है, सैंड के बड़े बड़े टीले बने होते हैं, ठीक है। तो विंड जो होती है, विंड क्या करती है? उन्हें इरोड करती है। कैसे? जो उनका नीचे का पोर्शन होता है, ठीक है। मान लीजिए ये शेप जो हमारा अभी ये मशरूम शेप बना है, ये हो सकता है कि ये शेप ऐसे रहा होगा, ठीक है। ये शेप क्या है? इस तरीके से रहा होगा, लेकिन विंड क्या करती है कि इसका नीचे का पोर्शन विंड इरोड करती गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? इसका लोअर सेक्शन जो है वो नैरो हो गया और अपर सेक्शन जो है वो वाइडर रह गया। इस वजह से ही हमें डेजर्ट में क्या देखने को मिलता है? मशरूम शेप देखने को मिलता है। या फिर कह सकते हैं कि कुछ रॉक्स जो होती हैं वो मशरूम शेप इसी वजह से होती हैं। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन अपर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट की अपेक्षा लोअर पार्ट को वो इरोड करके ले जाती है, इरोड करती है। Therefore such rocks have narrow base and wider top. That's why some rocks have a shape of a mushroom. इसी वजह से कुछ रॉक्स जो होती है वो मशरूम शेप की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब फ्लड आती है तो क्या करती है? आसपास के जो एरिया होते हैं ओवरफ्लो हो जाता है, आसपास के एरिया में पानी जो होता है वो पहुंच जाता है और उसके साथ ही साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स जो हैं वो भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फ्लड तो चली जाती है लेकिन वो सेडिमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं, ठीक। वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं कि उससे क्या होता है? नई मिट्टी आ जाती है वहाँ पर, मतलब जो फाइन सॉइल आ जाती है। उसके साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स जो होते हैं वो भी वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो फर्टाइल हो जाती है। इसी वजह से फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं और वो हर बार जब जब फ्लड आता है तो अपने साथ फ्लड क्या ले आती है? न्यू सॉइल ले आती है, वहाँ पर कुछ सेडिमेंट्स ले आती है, जिसकी वजह से सॉइल जो होती है वो फर्टाइल हो जाती है और फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। इसी वजह से फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। ड्यू टू फ्लड द रिवर ब्रिंग्स वाटर टू द सराउंडिंग एरियाज एंड दिस वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ डेब्रीज। बहुत सारा मलबा अपने साथ लेके आती है। ड्यू टू विच द रिवर डिपॉजिट्स अ लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड सेडिमेंट्स इन द सराउंडिंग एरियाज, ठीक है। आसपास के एरियाज में ये चीज़ें आ जाती हैं, मेकिंग द फ्लडेड प्लेन वेरी फर्टाइल। और इसी वजह से ये क्या बनाती हैं? फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वो फर्टाइल बनते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है सी केव्स आर टर्न इनटू स्टैक्स। सी केव्स जो है वो स्टैक्स में टर्न हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? इसका रीज़न बताना है, ऐसा क्यों होता है, ठीक। तो हम देखते हैं सी वेव्स जो होती हैं वो लगातार चलती हैं, ठीक है। अब कोई रॉक है उस पे लगातार वो क्या करती हैं? चोट करती हैं, मतलब बार बार आ रही उसी पे पड़ रही, बार बार आ रही उसी जगह पड़ रही, तो उससे क्या करती है? एक तरह से उस जगह को इरोज कर देती हैं। या फिर कह सकते हैं जैसे हम कोई चीज़ खुरच दें तो उस तरीके से वो कुछ पोर्शन उसका निकाल दिया, जिससे क्या बन गया? सी केव बन गया, जिसे हम कहते हैं सी केव, ठीक है। कुछ बार बार उस पर चोट लगने की वजह से कुछ पत्थर उस रॉक का कुछ पोर्शन जो है वो टूट गया,
क्या बन गया, सी केव बन गया। अब उसका नेक्स्ट प्रोसेस है, वो चोट जो है वो बराबर पड़ती रहती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं आर पार सा बन गया, मतलब एक आर्च वाला स्ट्रक्चर बन गया, जिसे हम कहते हैं सी आर्च। सी केव टर्न हो गया, सी आर्च में टर्न हो गया। अब क्या है कि वो चोट पड़ते पड़ते, देखिए पहले वो बिल्कुल प्लेन रहा होगा, चोट पड़ते पड़ते ऐसा हो गया, फिर और ज़्यादा वो सी वेव्स आई, लगातार वो चल रही हैं, तो आगे क्या हो, ये स्ट्रक्चर आ गया। अब एक टाइम आता है जब ये इसका हेडलैंड जो है, ठीक है, वो क्या होता है, वो भी उन लहरों से टूट जाता है, और उसकी वजह से ये क्या है, हमें नेक्स्ट प्रोसेस दिख रहा है इसमें इस तरीके से, ठीक है। तो ये हेडलैंड भी अगर टूट गया तो क्या हुआ, हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, एक पूरा पोर्शन ऐसा मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सी स्टैक कहते हैं, ठीक है। जो पोर्शन उससे अलग हो गया वो क्या बन गया, स्टैक नुमा फीचर हो गया, तो वो बन गया हमारा सी स्टैक। इसीलिए सी केव जो है वो टर्न हो जाती है, या इसी तरह से सी केव जो है वो सी स्टैक में चेंज हो जाती हैं, टर्न हो जाती हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक, क्रैक डेवलप ओवर टाइम, दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, thus hollow like caves are formed on the rock, they are called sea caves। ठीक है, तो ये क्या बड़ा होता है पोर्शन, और वो सी केव्स का स्ट्रक्चर बन जाता है। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, दस फॉर्मिंग सी आर्च, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। ठीक है, सिर्फ वॉल्स जो है वो रह जाती है। दीज वॉल लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन हमारा है बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स। ठीक है, बिल्डिंग्स जो हैं वो अर्थक्वेक्स के दौरान कोलैप्स कर जाती हैं, गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ठीक है, ये वाइब्रेशन हमें फील होता है, लेकिन अगर यही वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जब वो हमें फील होता है हल्का, अगर वाइब्रेशन अर्थक्वेक है, वाइब्रेशन हल्का है, तो क्या होता है, हमें बिल्डिंग्स हिलती हुई मालूम देती है। लेकिन यही वाइब्रेशन अगर बहुत तेज होता है तो ये बिल्डिंग्स क्या होती हैं, गिर जाती हैं। इसी वजह से जो अर्थक्वेक का वाइब्रेशन होता है अगर वो बहुत तेज़ है, उसकी वजह से बिल्डिंग्स क्या होती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं, गिर जाती हैं। एक रीज़न ये हो गया। दूसरा ये कि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो भूकंप रोधी नहीं बनाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट वाली बिल्डिंग्स जो होती हैं वो बहुत ही कम बनाई जाती हैं। इस वजह से ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक देयर इज अ वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस एंड द बिल्डिंग्स start shaking and this vibration intensifies, then the buildings start falling. Most buildings are not earthquake resistant। ठीक है, तो इस तरीके की नहीं बनाई जाती हैं, इसलिए भी बिल्डिंग्स जो हैं वो गिरती हैं। ठीक है, आई होप कि ये पूरा जो हमारा आज का सॉल्यूशंस था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस तरह हमारा आज का चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।